हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आज जेजीडब्ल्यू बिल्स का पेपर हो गया। हर साल की तरह एकदम टाइम पे। बहुत सही काम है इनका, चकाचक वाला एकदम। आपकी तैयारी भी चकाचक रही होगी और आपने पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। यही मेरी उम्मीद है और यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। खैर, अब शुभकामनाओं का कोई मतलब बनता नहीं है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एक सवाल जो आपके मन में घूम रहा होगा कि यार पेपर था कैसा। मतलब आपने पीवाईक्यूज वगैरह कर लिए होंगे, सारी चीजें कर ली होगी आपने मैनेज, बट एक्चुअली कैसा था वो पेपर? प्रिडिक्टेबल था, अनप्रिडिक्टेबल था? क्योंकि कोई कट ऑफ नहीं आने वाला है इसका, कभी नहीं देते हैं। मतलब एआईएफआर वाले, पता ही होगा आपको, कोई कट ऑफ नहीं आता है इसका। डायरेक्टली क्या आती है, आंसर की आती है। आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम है कि नहीं है, वो आंसर मतलब आपका अनाउंस कर देंगे रिजल्ट और आपको पता चल जाएगा। एट दी एंड आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में मेल लिखते हो, उसके बाद में वहां से इंटरव्यू कॉल आती है, आप इंटरव्यू देते हो और आप आईपीएचडी में या मास्टर्स प्रोग्राम में इनरोल कर लेते हो। जो लोग पीएचडी के लिए जा रहे हैं उनके लिए सेम प्रोसेस है विद द पीएचडी, है ना। नाउ व्हाई आई फील कि मुझे ये वीडियो आपको देना चाहिए। देखो, यूट्यूब पे हजारों वीडियो आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। हजारों तो ज्यादा बोल दिया क्योंकि इतनी पॉपुलर एग्जाम नहीं है, बट मुझे लगता है कि मैंने 2017 में एग्जाम क्लियर किया है और अभी मेरे बच्चों ने भी इनको दिया ही है। मतलब 15-16 स्टूडेंट्स वर देयर जिन्होंने इस एग्जाम को अपेयर किया है। तो उनका क्या एनालिसिस रहा, उन्होंने क्या पेपर के बारे में समझा, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मतलब मैं चाह रहा हूँ कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आपके पास आए जो फैक्चुअली भी करेक्ट हो, और समवन हु हैव appeared for this exam must be there to guide you. ठीक है। So basically this video will be comprising how was the exam, what was the question asked, क्या वो previous trends पे थे या उसमें कुछ unpredictable element था। दूसरी चीज हम ये भी देखेंगे कि expected कट ऑफ क्या है, मतलब कहाँ तक जा सकता है कट ऑफ। क्योंकि अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कट ऑफ कैसे बताओगे आप, तो आई आंसर दिस क्वेश्चन। और एंड में मैं थोड़ी सी आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट रखा है, जो आपको एंड में पता चलेगा कि व्हाट इज द सरप्राइज। बहुत इंटरेस्टिंग सरप्राइज है। यू कैन नॉट मिस इट इफ यू क्वालिफाई और डू नॉट क्वालिफाई। तो दोनों चीजों के लिए थोड़ा सा ध्यान से बने रहना इसमें, क्या चीज आने वाली आगे देखते हैं इसके बारे में। राइट। तो पहली स्थिति तो भैया हमारे पास यही है, हाउ वाज डिजिटेबल बिल्स। सो इट वाज इट अनप्रेडिक्टेबल और ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स? आई वुड से इट वाज ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स, क्योंकि काफी कुछ चीजें वैसी ही थी जो पिछली बार वो हमेशा से पूछते हुए आ रहे हैं। एंड या इट वाज ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स। बट हाँ, यहाँ पे सिर्फ पीवाई क्यू सॉल्व करने से नहीं बनता। मतलब वो हमेशा का ये टीआईएफआर का कि आप सिर्फ पीवाई क्यू सॉल्व करके चले जाओ, टीआईएफआर के तो नहीं होगा वो। बिकॉज द थिंग इज कि पीएचडी एंट्रेंस भी है वो एक तरीके का उसी एग्जाम में। तो यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद द सब्जेक्ट्स, एंड हाउ मच वेल वर्स्ड वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। नाउ सी, अगर हम बात करें तो या इट वाज नॉट अनप्रेडिक्टेबल एट ऑल, इट वाज प्रॉपर ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स। जनरल सेक्शन, जनरल अवेयरनेस जैसा पिछली बार पूछा जाता है वही पूछा गया है। ऑब्वियसली जनरल सेक्शन अवेयरनेस का कोई ट्रेंड नहीं है, हो भी नहीं सकता क्योंकि हर साल नया ट्रेंड आ जाता है उसमें, है ना। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, वी आर गोइंग टू डू द सेक्शन वाइज एनालिसिस। विल स्टार्ट विद द जनरल अवेयरनेस एंड विल एंड ऑन द बायोलॉजी। ठीक है, राइट। सो व्हाट वाज इन द जनरल सेक्शन? अगर लिटरली बात की जाए तो इट वाज ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले पेपर में देखते हैं। इट वाज अगेन इंक्लाइन टुवर्ड्स एप्टीट्यूड ऑफ द बायोलॉजी। आपका बायोलॉजिकल एप्टीट्यूड कैसा है, आप आपके आसपास बायोलॉजी को किस तरीके से समझते हो, आपकी रिसर्च एनालिसिस में क्या मदद है इसके, आपकी जो थिंकिंग है वो किस तरीके से रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च एनालिसिस में मदद कर सकती है, उसी पे बात की गई थी जनरल अवेयरनेस में। मोस्टली हमेशा यही होता है और इस बार भी यही हुआ है। ठीक है। क्वेश्चंस अगर आप बात करें कि अगर थोड़ा एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, तो अगर किसी ने सीएसआर नेट के पीवाईक्यूज लिए हैं, या पीवाईक्यूज मेरा मतलब है पार्ट ए के कुछ कॉन्सेप्ट सॉल्व किए हैं, प्रोबेबिलिटीज है, जैसे हम लोगों ने पार्ट ए के क्लासेस में करवाया था प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस वगैरह, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह ये, और उससे रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चंस थे। काफी से मतलब एक दो भी थे तो थे, काफी होते हैं वो। ठीक है। अब क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग थे। पहला क्वेश्चन भाई साहब जो मुझे बच्चों ने बताया वो था कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्पॉट क्या था। डायरेक्ट साउथ पोल था या उससे कुछ किलोमीटर अवे था या इस तरीके का। एग्जैक्टली थोड़ा सा न्यूज अगर आप चंद्रयान 3 के बारे में, आप ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा करंट अफेयर था ये। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग, चंद्रयान 2 हम प्रॉपर तरीके से हाँ पार्शली सक्सेसफुल था वो, हम एट द एंड रोवर को लैंड नहीं करा पाए थे, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए थे, ऑलमोस्ट कुछ मीटर्स रह गया था। तो इट वॉज अ ग्रेट करंट अफेयर और वी कैन से अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इसरो एंड इंडिया एज वेल। सो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था, और मैंने जो हिंदू का थर्सडे वाला आर्टिकल आता है, आई आस्क्ड माय स्टूडेंट्स टू रीड देम एंड दे वर वेल वर्स्ड विद द क्वेश्चन। नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे इन्होंने आपका मिनट वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, आपका टाइम एंड क्लॉक के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कि 2:30 बजे भैया आपका मिनट एंगल कैसे बनेगा। तो 1 डिग्री जो है, आई मीन सॉरी 1 मिनट जो है आपका, वो अल्टीमेटली 6 डिग्रीज बनाता है। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता था, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने फिर से एक बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया था कि दो डीएनए स्ट्रैंड्स जो है वो किन बॉन्ड से बनी हुई होती है। इसका सीधा सीधा आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है।
बाकी उसमें ऑब्वियसली आपको फॉस्फोडाइस्टर वगैरह भी दे रखा था जैसा कि मुझे बताया। और बच्चों ने एक बात ये भी बताई कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है, आई थिंक नहीं होती है पूछा था, नॉट बैक्टीरियल डिजीज, उसके बारे में आपको बताना था। तो ये एक क्वेश्चन और था, ये भी अगेन जनरल सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, बट देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके बायोलॉजी के, ये 4 उनको याद, तो उसमें से 50% बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी तो ऑब्वियस बात है यार, बायोलॉजी का पेपर है तो बायो से रिलेटेड क्वेश्चन, देयर मस्ट हैव बीन अ बायो रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ फिजिक्स की बात कर लेते हैं। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स पूछी गई थी हमेशा की तरह, फिर से ये भी प्रीवियस ईयर पे ही, आई मीन प्रीवियस ट्रेंड्स पे ही, प्रीवियस ईयर नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, सीधा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था और आप करके आ जाएंगे। यू वोंट बिलीव, हमारे यहाँ पे जो अभी एमपी सेट की टॉपर है, शी इज ऑल इंडिया एमपी सेट मतलब एमपी रैंक 2, उसने लास्ट कल रात को सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले पढ़ के गई, वो सारे इलेक्ट्रोस्टेट्स वगैरह के और वो सब, उसने फिजिक्स की कोई स्पेसिफिकली क्लासेस नहीं ली एंड शी कंप्लीटेड द फिजिक्स पेपर, अच्छा गया उसका, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, इलेक्ट्रोस्टेट्स के क्वेश्चन, ग्रेविटी के क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास वगैरह ये सारे। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज और बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ये भी बता रहा हूँ कि आपके क्या क्या सोर्सेस होना चाहिए अगली ईयर की तैयारी के लिए। इसमें अगर हम बात करें तो नीट में जो हम फॉर्मुलेज वगैरह पढ़ते हैं वो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना था। इसके अलावा आईआईटी जैम के जो फिजिक्स के पेपर हैं उनके क्वेश्चंस वो सॉल्व करना थोड़ा से फायदेमंद हो सकते थे, क्योंकि आईआईटी जैम की प्रिपरेशन में भी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो एनसीईआरटी है 12th की, वो भी आपको डायरेक्ट इसमें बेनिफिट कर सकती है, बिकॉज दे हैव आस्क्ड टू प्रिपेयर एक्सट्रीम बेसिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्सट्रीम बेसिक्स। ठीक है, उसके अलावा क्या क्वेश्चंस क्या थे भैया, तो एक पेंडुलम मोशन पे क्वेश्चन था कि आपका अर्थ का टाइम पीरियड वगैरह के बेसिस पे, और यहाँ पे उन्होंने अदर प्लैनेट का जी देके और फिर पूछ लिया था G/4 देके कि टाइम पीरियड कितना निकलेगा, एक ये क्वेश्चन था। एक रेजिस्टेंस पूछा था कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए उन्होंने डायग्राम दे दिया था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे काम करता है इसके बारे में पता होना चाहिए था। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन यंग मॉड्यूलस, there was a question of area of square and area of circle, and then there was 2 wires and उनके रेजिस्टेंस के बारे में लेंथ और एरिया देके उन्होंने बात कर रखी थी। अगेन ये सारी चीजें 10th और 11th और 12th की है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट अगेन द पॉइंट इज आपकी तैयारी किस लेवल पे है, क्योंकि बेसिक्स ही टफ होते हैं, आप इस चीज को आप समझ पाओगे कि बेसिक्स ही टफ होते हैं, एडवांस टफ नहीं होता कभी, आपको बेसिक्स में ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आजकल हर कोई दूसरा अपने आप को टीचर समझता है और बहुत अच्छा पढ़ाने की समझता है कि बहुत कुछ कर रहा है। मुझे, मैं तो बोलता हूँ भैया, क्लास में भी बोलता हूँ, यहाँ भी बोलता हूँ, मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं है, ठीक है, मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ और हमेशा सीखता ही रहूंगा। तो प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत अलग अलग चीजें बता देते हैं और गलत मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। चलो अब हम चलते हैं केमिस्ट्री पे। इफ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, again it was inclined towards biochemistry. You cannot eliminate biochemistry at all in the biology section, in the general section, in the chemistry section. You cannot eliminate it. Like, this is mother of biology. Biochemistry is mother. Without biochemistry there is no chemistry or biology or life, we can say, because everything is governed by the biochemical principles. So आप नहीं कर सकते उसको eliminate, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार मार्क रखा है, आई शुड इंक्रीज द स्टार टू 5 स्टार। अगेन एक चीज और जो बच्चे ने बताई कि भैया ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा थे एज कम्पेयर टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जीओसी वगैरह से रिलेटेड थे, जैसे आइसोमर पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ये थोड़ा सा फिजिकल और उसका क्वेश्चन हो जाता है आपका, इनऑर्गेनिक वगैरह में डाल सकते हो आप। ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हो गया था, मिथेनॉल, फिनॉल वगैरह और दूसरे कुछ दे रखे थे और बॉन्ड लेंथ पूछी गई थी। तो बेसिकली केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो इसमें डायरेक्ट एनसीईआरटीज आपको बेनिफिट कर सकती है 11th-12th की। अगर आप कहीं कोचिंग जा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां पे क्लासेस जैसे हमारे यहाँ पे जो केमिस्ट्री क्लासेस थी वो सफिशिएंट थी, अगर आप ढंग से उसको कवर करते हो तो काफी है वो। उसके अलावा आईआईटी जैम अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आपकी आईआईटी जैम की तैयारी डायरेक्ट टेफर को बैलेंस करती है, इस बात का ध्यान रखो, आईआईटी जैम की तैयारी डायरेक्ट टेफर को बैलेंस करती है, ठीक है। तो अगर कोई आगे जाके अगले साल टेफर का पेपर देना चाहते हैं तो दे कैन कॉन्टेक्ट, अगर आप यहाँ से कोचिंग करना चाहते हो या कहीं और से भी कोचिंग करना चाहते हो, आराम से वहाँ के डेमो वगैरह ले लो, समझ लो चीजों को कैसे क्या काम होता है, उसके बाद ही ज्वाइन करो। बिना डेमो के कहीं पे भी ज्वाइन नहीं करना, बिकॉज बहुत ज्यादा फ्रॉड्स चलते हैं मार्केट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका मेरा फेवरेट सेक्शन, बिकॉज आई नो 1 or 2 थिंग्स अबाउट इट, द बायोलॉजी। सो बायोलॉजी के लिए आपको ये मैंने जस्ट ऐसे मस्ती में लिख दिया, डिटॉक्स बायोलॉजी की बायोलॉजी क्लासेस मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, टीआईएफआर के लिए, आईआईटी जैम के लिए, नेट के लिए मोर देन सफिशिएंट है, पहली चीज। बट लेट्स कम टू द सीरियस पॉइंट, यूजी स्टूडेंट के लिए थोड़ा बायोलॉजी टफ था, बिकॉज जो सेक्शन बी था जिसमें 5 2 नंबर के क्वेश्चंस थे, उसको उसमें थोड़ा सा टफनेस लगी बच्चों को। उसका सीधा सीधा कारण ये था कि सीएसआई नेट का थोड़ा लेवल टच कर दिया था उन्होंने। कैसे, एग्जांपल देता हूँ। एक चीज उन्होंने पूछी थी माइक्रोफिलामेंट में कि काइनेसिन और डाइनिन के मूवमेंट के बेसिस पे कि आपका कितना वो मूव करेगा,
आई थिंक 10 मिलीमीटर के आसपास उन्होंने मूव करने का बोला था। ऑल्दो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन था यूनिट कन्वर्जन के बेसिस पे, बट यूजी में हम यूजुअली काइनेसिन और डाइनिन के नाम और माइक्रोफिलामेंट के नाम नहीं सुनते हैं। कुछ जगह पे सुना भी होगा आपने अगर थोड़ी अच्छे लेवल पे तैयारी करी है तो, बट 90% 99% ऑफ स्टूडेंट डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना, यूनिट कन्वर्जन एंड ऑल। फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ये जैम के लेवल पे ही क्वेश्चन है ना। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सिनेप्स का था, 3 सिनेप्स से एक भी काम करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होगा उसके बारे में। और एक चीज जो संभव सीरीज से डायरेक्टली उठ के आ गई, मतलब बहुत सारी चीजें थी जो संभव सीरीज से डायरेक्ट आई है, बट एक जो मैं डायरेक्ट प्रूव कर पा रहा हूँ वो है कि नंबर ऑफ अलील्स कितनी होती है किसी एक जीन के लिए। हम लोगों ने बात करी है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल पे बात करते हो तो वहां पे 2 हो सकती है अगर वो डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, लेकिन अगर आप किसी बड़े लेवल पे बात करते हो तो एक जीन की इनफाइनाइट अलील्स हो सकती है, ठीक है। मल्टीपल एलिजिज्म करके हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हमने पढ़ा भी है, तो इस वजह से ये एक क्वेश्चन है। सोर्स क्या रखना है आप, अगर आप अगले साल इसको देना चाह रहे हो तो आप पार्ट बी के बेसिक क्वेश्चंस कवर करके जाओ। अभी हम लोग यूनिट वाइज पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं हमारी कोचिंग पे, तो इसमें हम लोगों ने 5 यूनिट्स के कवर किए अभी तक। तो इन लोगों ने सेल बायो, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोकेम, इसके क्वेश्चन अभी तक ऑलरेडी सारे सॉल्व कर लिए थे पार्ट बी और पार्ट सी के। इस वजह से इन बच्चों को सेक्शन बी ऑफ टीआईएफआर एकदम क्रीम लगा, क्योंकि इन लोगों ने उससे बेटर तैयारी पे गए थे ना, जो हमारे नेट के एस्पायरेंट्स है। इसके अलावा डिटॉक्स बायोलॉजी की जो मॉड्यूल्स हैं जो हम आईआईटी जैम के लिए देते हैं वो पूरी सफिशिएंट है, सारी चीजें उसके अंदर कवर्ड थी। और प्लीज 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 डू नॉट रिलाई ऑन कंपाइलेशंस, जो आपको कहते हैं कि ये 2 किताबें पढ़ने से हो जाएगा, ये 5 किताबें पढ़ने से हो जाएगा, जो कंपाइलेशंस आते हैं ना वो मोटे मोटे से या अलग अलग वॉल्यूम्स में, वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं, उनके अंदर कॉन्टेक्स्ट की कमी होती है। आपको कोई साथ में चाहिए समझाने वाला। जब मैं मॉड्यूल देता हूँ तो मैं वहां खड़ा होता हूँ साथ में, इसीलिए मैं उसको समझा सकता हूँ कि मॉड्यूल में लिखा क्या है और क्यों लिखा है। कंपाइलेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कोई है नहीं समझाने वाला, तो इसलिए इस चीज से बचो। ये चीज कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, बहुत बड़ा। सो द एक्सपेक्टेड कट ऑफ इज, मैं ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, इट इज 35 to 40%। बिलीव मी दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैंने 2017 में पेपर क्वालिफाई किया था और उस टाइम पे मेरी अपनी आंसर की के हिसाब से यही कुछ बन रहा था। और अभी भी मुझे लगता है कि जिस हिसाब का पेपर है 40% के आसपास अगर आप मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपको आसानी से इंटरव्यू कॉल तो नहीं बोलूंगा मैं, बट आपका रिजल्ट में नाम हो सकता है, जो लिस्ट आएगी ना उसके बाद। इंटरव्यू कॉल के लिए तो अलग से जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है अब, ये मैं थोड़ी सी तुम्हारे लिए बोनस है, जो लास्ट में मैं बोल रहा था कि कुछ बोनस दूंगा मैं तुम्हें, तो एनालिसिस यहाँ खत्म। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, देखो, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज। अगर आपको लगता है कि आपने 40% से ज्यादा स्कोर करने का है, अब आंसर की ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन में आंसर की आई जाएगी इनकी, और कुछ समय में 1-1.25 महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा हमेशा की तरह ही। तो ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में, अभी से थोड़ा सा है ना अपना एक टॉपिक सिलेक्ट करने की कोशिश करो। अलग अलग जो भी इंस्टीट्यूट आप चाहते हो, जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, 30 के आसपास पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है। बायोलॉजी के काफी इंस्टीट्यूट है इसमें, SCT REC वगैरह, आइजर्स हो गए, इसके DBS और NCBS और TIFR हैदराबाद हो गया, ये सारी चीजें। तो उनमें से जाओ, उनकी साइट पे जाके उनकी रिसर्च पढ़ो, टॉपिक सिलेक्ट करो और अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाने पे काम चालू कर दो। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, एक बार रिजल्ट आने दो फिर अपन उस पर बात करेंगे। अभी के लिए क्या करो, जाओ वेबसाइट पे जाओ, अलग अलग जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं प्रोफेसर्स, उनके काम को समझो, देखो उनकी डिमांड क्या है, वो किस तरीके के एस्पायरेंट्स को चाह रहे हैं अपनी टीम में, या उनको कौन ज्यादा बेटर तरीके से क्या कर पाएगा, बैकअप कर पाएगा उनकी रिसर्च में, ठीक है, वो चीज है। इसके अलावा LOR अरेंज करना शुरू करो उस टॉपिक से रिलेटेड। LOR का मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, उसके बारे में उसको अरेंज करना शुरू करो, अपने प्रोफेसर से बात करो, कॉन्टेक्ट बनाओ, लिंक्डइन पे जाओ, जो भी कर सकते हो करो, जितना कर सकते हो उतना करो। उसके बाद में प्लीज एक बात ध्यान रखना, बी जेन्युइन इन दिस 2 प्रोसेसेस। आप जब टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो तो किसी के बोलने पे या करने पे नहीं। अगर आपका कोई मेंटोर है, जैसे हमारे यहाँ पे तो हम सारी चीजें खुद से करवा देते हैं, बच्चों को कोई भी दिक्कत आती है तो हम देख लेते हैं, बट अगर आपका कोई मेंटोर है तो उससे बात करो, समझो चीजों को, बी जेन्युइन विद इट। एंड आई ऑल्सो मेक अ वीडियो कि ये सारी चीजें कैसे करनी है, बट आफ्टर द रिजल्ट, अभी नहीं क्योंकि ये अभी काम नहीं है। उसके अलावा अगर रिजल्ट में आपको लगता है कि हाँ आपका हो जा रहा है, आपका नाम आ जा रहा है, अगर आपको फ्री गाइडेंस चाहिए इन सब चीजों से रिलेटेड, तो आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा उस पर जाके मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारी टीम में से जो आपको मिलेंगी वो आपको सारी चीजें यहाँ मिलेगा, मुझे नहीं पता कौन कौन फोन उठाएगा उस टाइम पे, वो आपको सारी चीजें ब्रीफ कर देंगे कैसे क्या चीजें करना है, ठीक है। इसी के साथ आई होप आपको थोड़ी सी कामनेस और कंपोजर मिला होगा। अब आपकी अगली एग्जाम्स, अगले बैटल्स बचे हैं अभी। नेट का बैटल है 20-15 दिन में, और उसके अलावा 2 महीने के अंदर अंदर आपका दूसरा बैटल भी है, ठीक है। एग्जैक्ट 2 महीने हैं आज से अगर मैं बात करूँ तो 11 Feb को जैम का पेपर है, 26, 27, 28 3 दिन में से लाइफ साइंस में कभी भी हो सकता है।
तो प्लीज़ इस पे आप फोकस करो। आई रियली थैंक यू अलॉट कि आपने इतना लंबा मुझे इतना टाइम दिया, इतना लंबा वीडियो देखा 10-15 मिनट का। और थोड़ा सा कूल रहो, कंपोज रहो अपनी तैयारी पे। अभी जो गलतियां करी हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ, प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशंस लिखो एंड ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन एसएपी एंड डू द वर्क ऑन इट। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की कहानी यहीं खत्म करता हूँ। दिस इज द वीडियो फॉर यू। आई होप यू एंजॉयड इट। आई डोंट थिंक सो यू एंजॉयड इट, यू मस्ट हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।